हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर कक्षा 12 2025 सेट नंबर 4 347 केसी। तो इससे पिछली वाली वीडियो में आपने क्वेश्चन तीसरे तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था, उसी के आगे चौथे से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन 4 का है परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। परासरण दाब होता क्या है? तो बच्चों देखिए, विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने के लिए विलयन पर डाले गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने के लिए विलयन पर डाले गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। किताबों में पाई भी लिखा रहता है, पाई से प्रदर्शित करते हैं, तो किसी से भी आप लिख सकते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, उसके साथ ये क्वेश्चन लगा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखिए कैपिटल T का मान कितना हो गया, 27 में 273 जोड़ दिया तो ये हो गया 300 केल्विन। 2% जली विलयन, यूरिया के 2% जली विलयन, यूरिया के 2% जलीय विलयन का अर्थ है कि 100 मिलीलीटर विलयन में, इसका 2% का मतलब क्या हुआ, 100 मिलीलीटर विलयन में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 मिलीलीटर विलयन में यूरिया की मात्रा कितनी है, 2 ग्राम यूरिया है। ठीक, तो W का मान कितना पता चल गया, W का मान हो गया 2 ग्राम। आयतन कितना पता चल गया, V का मान हो गया 100 मिलीलीटर। इसको लीटर में बनाइए तो 100/1000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है, इसके बाद यूरिया NH2CONH2 का अणुभार M बराबर, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएंगे। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, नाइट्रोजन का फिर से 14, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2। तो याद रख लीजिए, कार्बन का परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1। जब आप टोटल करेंगे तो ये कितना जाएगा, 60। 14 धन 2 धन 12 धन 16 धन 14 धन 2, 60 आ गया। ठीक, अच्छा S का मान दिया गया है, S बराबर कितना है 0.082 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला लगाया PB बराबर NHT, PB बराबर NHT, N क्या है मोल, तो PB बराबर N मोल, N बराबर क्या होता है W/MHT। तो P बराबर V का पक्षांतर किया WHT/V इंटू M। मान रखिए W का मान 2, S का मान 0.082, T का मान 300, V का मान 0.1 और M का मान 60। सभी के मान रख दिए, सॉल्व करिए। दशमलव हटाया और इसका दशमलव हटाया तो यहां कितने जीरो बढ़ेंगे, 2। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 से इसको काटा, 3 से इसको काटा 20 बार और 2 से इसको काटा 10 बार। ठीक है, तो ये आया आपका 82/10 मतलब 8.2 वायुमंडल। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, खाक नंबर का क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को समझाइए। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है, क्या कहता है प्रथम नियम, इससे आप याद रख सकते हैं W समानुपाती Q। बस ये लाइन भर याद रखिएगा, क्या कि विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा, W क्या है पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड का मतलब होता है धातु की छड़, इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। हो गया पहला नियम।
Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, तो Q के स्थान पर I इंटू टी रखेंगे, समानुपाती हटाएंगे तो एक नीतांक लगाए Z, Z को क्या बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहता है, इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। देखिए, उस नियम के कहने का मतलब आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, मेन पॉइंट ये याद रखिए कि अगर 2 विलयन है आपके पास, 2 विलयन है, तो समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड जो धातु की छड़ होगी, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित हुई पदार्थ की मात्राएं, जैसे इस पर W1 आई, इस पर W2 आई, मात्राएं इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। हो गया नियम। यदि भिन्न भिन्न पदार्थों के विलयन हो तो उसमें समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित हुई पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के क्या होंगे समानुपाती होती हैं। तो ये हो गया नियम। अब जब आप भाग देंगे तो W1 अपॉन W2 बराबर में क्या जाएगा E1 अपॉन E2। E1 तुल्यांकी भार है पहले विलयन का, E2 हो गया दूसरे विलयन का तुल्यांकी भार। तो ये आपका नियम हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, कहता है अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर, ग नंबर का क्वेश्चन है चौथे का, अपघटन शून्य कोटि की अपक्रिया है, N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। ठीक है, तो अपघटन किसका करना है अमोनिया का। अमोनिया का अगर आप अपघटन करेंगे प्लेटिनम की सतह पर अपघटन, तो ये टूटेगा N2 में और H2 में। बैलेंस करिए, इधर 2 लगाइए इधर 3 लगाइए, बैलेंस हो गई रिएक्शन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक। अब इसके लिए उत्पादन की दर पूछी है। ठीक है, तो हमने लिखा अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर, ये है अभिकारक, तो D अपॉन dt के रूप में लिख रहे हैं। और ये जो आगे जो संख्या लिखी होती है वो जाती है बटे में, ध्यान से सुनिएगा, आगे जो संख्या लिखी होती है वो जाती है बटे में, तो यहां लिखना पड़ेगा 1/2। ये अभिकारक है तो अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे कम होती है और उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। तो अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे कम होती है तो उसको माइनस लगा के प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बराबर, अब इसको लिखना है, तो यहां तो 1 लिखा है, तो dN2 अपॉन dt, यहां किसका है ये अमोनिया NH3। ठीक है, माइनस का 1/2 d NH3 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन dt इक्वल, यहां तो 1 ही लिखा है तो dN2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन dt बराबर, ये 3 लिखा है तो 1/3 d H2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन dt। इतनी बात क्लियर हुई। ये उत्पाद है तो उत्पाद में क्या आएगा प्लस, ये 3 लिखा तो ये बटे में जाएगा 1/3, और ये उत्पाद है इसलिए प्लस है, ये अभिकारक इसलिए क्या आया माइनस। बात क्लियर हुई। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है N2 एवं H2 के उत्पादन की दर बताना है, उत्पादन की दर, ये अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर सभी के बराबर है। अब देखिए, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता मतलब सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारक यही तो है, अभिकारक की सांद्रता के
कोई भी घात लगा दे, ठीक है, ये कहलाती अभिक्रिया की कोटि, इसके समानुपाती होता है। अब समानुपाती हटाएंगे तो एक नीतांक लगाएंगे के, और यहां दिया गया है अमोनिया की प्लेटिनम के सतह पर अपघटन शून्य कोटि की है, तो यहाँ m का मान कितना आएगा, शून्य। तो इसका मतलब है किसी पे घात 0 उसका मान क्या हो गया 1, तो ये किसके बराबर है के। यहाँ 0 क्यों हुई, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितनी दी गई है 0, इसलिए यहां घात कितनी आ गई 0। अब के का मान कितना दिया बच्चों, के का मान ये दिया है 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये के का मान है। ये किसके बराबर है, अभिक्रिया के वेग के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, अभिक्रिया का वेग। इतनी बात क्लियर हुई। फिर से देख सकते हैं, यही मेन पॉइंट है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता था अभिकारक की सांद्रता के घात, और ये जो घात होती है वो कोटि होती है, तो कोटि शून्य है तो यहाँ शून्य। अभिकारक कौन है NH3, तो NH3 के सक्रिय द्रव्यमान किसी पे घात 0 उसका मान 1 हो गया, तो आया के का मान दिया गया है, ये हो गया। अब अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो गया, के बराबर, ठीक। तो इसका मतलब है ये जो अभिक्रिया का वेग है इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, के रख सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया का वेग किसके बराबर, के बराबर, तो इसके स्थान पर आप के रखेंगे। अब आपको मान किसका चाहिए, मान चाहिए N2, तो इसका मतलब D N2 अपॉन dt, ये भैया किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर है, अभिक्रिया के वेग के बराबर है, और अभिक्रिया का वेग का मान कितना है, के। क्लियर भाई, ये किसके बराबर है, अभिक्रिया के वेग के, और अभिक्रिया का वेग किसके बराबर, के, तो के, और के का मान कितना दिया है 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पहला आंसर तो आ गया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के उत्पादन की दर, आंसर आ गया। अब हाइड्रोजन की बची है, तो हाइड्रोजन कौन, ये इससे निकलेगा, तो 1/3 DH2 अपॉन dt, ये पूरा पोर्शन किसके बराबर है, अभिक्रिया के वेग के, और अभिक्रिया का वेग किसके बराबर है बच्चों, के बराबर है। क्लियर। अब 1/3 इसको उधर भेजिए, तो DH2 अपॉन dt इक्वल 3k हो गया, राइट, 3 का पक्षांतर कर दिया, 3k हो गया। अब के का मान रखिए, ये क्या बन गया, ये है हाइड्रोजन के उत्पादन की दर, तो 3 गुणा के का मान है 2.5 गुणा 10 की पावर -4, ये आपका आंसर आ गया 25 की 75, 7.5 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ये हमारा कौन सा आंसर है, दूसरा आंसर है। तो इसका मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर, और प्रदर्शित कैसे करेंगे, जैसे लीटर, लीटर को आप हिंदी में लीटर लिख देते हैं, और प्रदर्शित करने के लिए एल बना देते हैं, लीटर हो गया। मिलीलीटर को हिंदी में लिख देते हैं, और अगर प्रदर्शित करना है तो ml मिलीलीटर लिख देते हैं। इसी प्रकार हिंदी में अगर बोला जाएगा तो नाइट्रोजन के उत्पादन की दर है, और उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, DN2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन dt, तो ये निकालना था तो देखो ये आ गया। ऐसे प्रकार H2 का निकालना था तो H2 का आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। चौथे का घा कहता है निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग लिखिए। Zn+2, Zn का परमाणु क्रमांक 30 होता है। आप SPDF बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 30 हो जाना चाहिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। अब Zn+2 का बनाइए। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बाहर से निकालेंगे, ये है बाहर, बाहर में सबसे पहले कैसे निकलेगा, S से, तो ये क्या हो गया 4s0 3d10। क्लियर। अब 3d10 3d10 3d को बना लीजिए। 3d, d के कितने भाग 5, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन भरना है,
कितने इलेक्ट्रॉन भरना है बच्चों? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन, 0 0 है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन होता है, कलरफुल, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन होता है, कलरलेस। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा? रंगीन। सॉरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा? रंगहीन होगा। रंगहीन का मतलब सफेद कलर में, व्हाइट कलर में, तो रंगहीन होगा। बात क्लियर हुई? तो विलयन का रंग पूछा था तो रंग कैसा होगा? रंगहीन। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन। Cu+2 को देखिए, Cu+2 1s2 2s2 करके बनाएंगे तो लास्ट में आएगा 4s1 3d10, बाकी का तो सेम रहेगा। अब Cu+2 ये किसका आपने बनाया? ये बनाया Cu का 29 का, क्या? लास्ट में 4s1 3d10। Cu+2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेगा, 1 यहां से निकलेगा, तो लास्ट में क्या बचेगा? 3d9। 3d 1 2 3 4 5 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 1। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा रंग? रंग होगा रंगीन। ठीक है, रंगीन होगा। और इसका रंग कैसा होता है? नीला। ठीक है। Fe+2 का देखिए, इसी प्रकार तीसरा Fe+2, तो पहले Fe परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो 1s2 2s2 करके आएंगे तो 4s2 3d6 आएगा, और फिर +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा? 3d6। बाकी का आप स्वयं लिख लेंगे, बाकी का आप स्वयं लिख लेंगे, वही 1s2 2s2 2p6 करके। ठीक है। अब 3d को बनाया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो चाहे एक बचे चाहे जितने बचे, होना चाहिए 1 2 3 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? रंगीन। तो रंग कैसा होगा भैया? रंग होगा रंगीन। कोई पूछे कौन से रंग का होगा तो आप लिख सकते हैं, जानकारी अगर है तो लिख दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, रंगीन लिखिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका चौथे का घा हो गया। उसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5वां लगाते हैं। 5वें का क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पहले समझ लीजिए है क्या कि जैसे यहां पे ये छड़ है, मान लीजिए कॉपर की, तो विलयन भी किसका होना चाहिए? कॉपर का ही विलयन होना चाहिए। ठीक है, कॉपर का ही विलयन होना चाहिए। तो आप कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। आप कहें कि सर कॉपर सल्फेट नहीं लेना है, तो हम कहेंगे भाई कॉपर नाइट्रेट ले लीजिए। आप कहेंगे सर ये भी नहीं लेना है, तो कॉपर क्लोराइड ले लीजिए, Cu2Cl2 या CuCl2। हमारे कहने का ये मतलब है कि जिस धातु की छड़ होगी, विलयन भी उसी धातु का लवण, ये क्या है? लवण, तो उसी धातु का विलयन होना चाहिए। चांदी की छड़ लेते हैं तो चांदी का विलयन होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं हम। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक तो हो गया इलेक्ट्रोड की प्रकृति। क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोड की प्रकृति। जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रोड विभव का मान भी अधिक होगा। चालकता का मतलब उसमें विद्युत धारा कितने आसानी से, कितने जल्दी प्रवाहित हो रही, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति, जिसकी चालकता ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रोड विभव का मान भी अधिक होगा, पहला पॉइंट। दूसरा ताप, तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ता है। बस क्लियर है, याद हो गया। सांद्रता, सांद्रता का मतलब विलयन पतला है कि थोड़ा सा और ज्यादा गाढ़ा है, तो सांद्रता, सांद्रता अगर ज्यादा होगी, सांद्रता अगर ज्यादा होगी इसका मतलब विलयन गाढ़ा होगा, उसमें पानी की मात्रा कम होगी। तो सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा। तो बस यही अपन आपको याद रखना है। एक तो परिभाषा बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाई है। इसके बाद इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता ज्यादा, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी ज्यादा। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ेगा। सांद्रता बढ़ाने पर मतलब विलयन को गाढ़ा करने पर, सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने आपको समझाया। अब जो लिखा हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम पढ़ के भी बता देते। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में, किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक इलेक्ट्रोड की प्रकृति, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करता है। ताप, इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर निर्भर करता है, जिससे ताप को बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है, जिससे चालकता कम हो जाती है। ठीक है। ख नंबर का क्वेश्चन है, आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, उदाहरण सहित समझाना था तो हमने उदाहरण लिखा है, बाकी हम बोल के आपको बता दे रहे हैं। देखिए, आणविकता हो या कोटि हो, उदाहरण वही लिखा हुआ है हमने। ये जो H2O है, अगर आपको रिएक्शन याद नहीं हो पाए तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये है, इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की क्रिया जल से कराई तो जल क्या होता है बच्चों? जल होता है HOH। ठीक है, H और OH। तो देखिए यहां पर C2H5OH बन गया, C2H5OH। बचा क्या? CH3COOH, CH3COOH। ये एसीटेट अम्ल, ये एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो रिएक्शन तो वही है, समझाने के लिए भी हमने बता दिया। C2H5OH बन गया और CH3COOH बचा है। आणविकता कितनी है इसकी? 2। अणु कितने भाग ले रहे हैं? अणु भाग ले रहे हैं 2। और कोटि कितनी है? वही अब क्रिया है, लेकिन कोटि कितनी है बच्चों? 1। ये आपको कोटि याद रखना है कि इसकी कोटि कितनी? 1। और आणविकता तो गिन के बता सकते हैं, जितने अणु भाग लेंगे वो क्या होगी? आणविकता। ठीक है। अब आप अंतर दोनों में सुनिए, ये तो उदाहरण हो गए। अंतर, अंतर पहला, परिभाषा लिख दीजिए। परिभाषा क्या है आणविकता की? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। कोटि में, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करे उसे कोटि कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, अभिक्रिया की आणविकता उसकी क्रिया विधि के आधार पर ज्ञात की जाती है। कितने अणु भाग लिए? 2, तो सीधे 2 हो गई। अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। प्रयोगों द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अभिक्रिया की आणविकता का मान सदैव एक धनात्मक पूर्ण संख्या होता है। आणविकता का मान सदैव एक धनात्मक पूर्ण संख्या होगा।
कोटि अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक या शून्य भी हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक और शून्य हो सकती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथे पॉइंट में आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसका उदाहरण यहाँ लिख दीजिए और इसका उदाहरण यहाँ लिख दीजिए आणविकता 2 कोटि 1। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5वें का गा कहता है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखना है। ये उपसय संयोजी यौगिक दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है K3AlF6। सबसे पहले क्या करिए, धनायन और ऋणायन में तोड़ लीजिए। तो K क्या होता है, प्लस, K हो गया प्लस, इस 3 को उधर भेज दीजिए। तो AlF6 -3, पहला धनायन दूसरा ऋणायन। अब Al की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो माना Al की ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या x, तो x प्लस 6 गुणा f क्या होता है माइनस, तो -1 बराबर -3, तो x -6 बराबर -3, x बराबर 3। इसका मतलब Al की ऑक्सीकरण संख्या आ गई 3। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है धनात्मक भाग, तो पोटेशियम। इसके बाद ये ब्रैकेट वाला, इसको कहते हैं संकुल, तो इसमें लिखा जाता है लीगेंड को। ये है लीगेंड, तो 6 को क्या लिखेंगे आप, हेक्सा, और F को फ्लोराइडो। Al एल्यूमिनियम होता है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट वाला माइनस में है तो धातु के नाम में 8 लगाते हैं। अगर ये ब्रैकेट का माइनस में है तो धातु के नाम में क्या लगाते, 8। तो एल्यूमिनियम में 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट, ऑक्सीकरण संख्या 3। इसको देखिए, इसमें और कुछ तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x, तो x प्लस 6 गुणा H2O पर कोई आवेश होता नहीं, 2 गुणा Cl की -1, Cl की क्या होती है -1, बराबर में कोई आवेश नहीं है तो 0, तो x -2 बराबर 0, x बराबर 2। Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट है और कुछ तो है नहीं, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, लीगेंड को। इसका नाम एक्वा A से चालू, इसका नाम क्लोराइडो C से चालू। तो किसको पहले लिखा जाएगा, ABCD के क्रम में एक्वा को पहले लिखा जाएगा। तो क्या लिखोगे, 6 है हेक्सा एक्वा डाई क्लोराइडो Fe को क्या लिखोगे, आयरन और सेकंड। हो गया नाम। इसको देखिए, इसको अगर आप देखें CONH3 का होल 5 Cl SO4, आप जानते हैं SO4 -2 होता है, तो ये अपने आप +2 हो जाएगा। +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यही ऊपर वाला सूत्र आ जाएगा। ठीक है, अब माना कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या x, तो x प्लस NH3 पर कोई आवेश होता नहीं है, तो 5 गुणा 0 प्लस Cl -1 बराबर में +2 है, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 3। -1 का पक्षांतर होगा तो इधर आएगा, तो 2 और 1 3 हो गया। इधर पे 3 ऑक्सीकरण संख्या आ गई। अब आप जानते हैं सबसे पहले किसको लिखा जाता है, धनायन को। तो ये है धनायन, और धनायन कौन है, ब्रैकेट वाला है। तो उसमें ब्रैकेट वाले में सबसे पहले लीगेंड को लिखा जाता है। इसका नाम एमीन A से चालू, इसका क्लोराइडो C से चालू। तो पहले ABCD के क्रम में A वाले को लिखा जाएगा। तो नाम लिखेंगे पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3। इसमें 8 क्यों नहीं लगाया, 8 तब लगाना है जब ब्रैकेट वाला किसका हो, माइनस का। ये तो ब्रैकेट वाला प्लस का है, तो कोबाल्ट 3 और SO4 नॉर्मल नाम लिखना है। तो SO4 क्या होता है, सल्फेट। ठीक है, ये लिख गया। इसको देखिए, के क्या होता है बच्चों, प्लस, तो 3 को उधर भेज दीजिए। तो FeCN6 -3 माना
Fe की ऑक्सीकरण संख्या x, तो x प्लस 6 गुणा Cn क्या होता है माइनस, तो -1 बराबर -3, x माइनस 6 बराबर -3, तो x बराबर 3। ये 3 ऑक्सीकरण संख्या की नाम लिखिए। सबसे पहले धनात्मक भाग पोटेशियम, पोटेशियम, फिर ये ब्रैकेट वाला है तो इसमें लिगेंड को लिखना पड़ता है सबसे पहले, हेक्सा, और Cn का नाम साइनाइडो, साइनाइडो, ब्रैकेट वाला है, और माइनस का है तो 8 लगाना पड़ेगा, तो आयरन 8 नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या 3 आई, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी? 3, फेरेट 3। इस प्रकार से ये आपके IUPAC हो गए। पांचवें का घा देखते हैं। पांचवें का घा कहता है ग्लूकोज से एन हेक्सेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, पेंटा एसीटेल ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। बनाना कैसे? ग्लूकोज से। सॉल्व करते हैं। पहली रिएक्शन ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन, तो ग्लूकोज को लिखिए CHO, CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, CH2OH, ये आपका ग्लूकोज। इसकी क्रिया कराइए। नॉर्मल हेक्सेन बनाना है तो HI लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है। तो हेक्सेन बनेगा, हेक्सेन मतलब, और नॉर्मल का मतलब होता है सभी एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होंगे। तो CH3, CH2 का होल 4, CH3, एक कार्बन और 4 ये 5 और 1 6, ये आपका नॉर्मल हेक्सेन बन गया। और साथ में क्या बना बच्चों? I है तो I2 बनेगा, H है, O है तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब O कितने आपके हैं? O हैं आपके 4, 5, 6, तो पक्का है 6 H2O बना, ठीक है। अब 6 H2O बन गया, 6 H2O बन गया, ठीक। अब हाइड्रोजन कितने आपके खर्च हो गए? हाइड्रोजन, तो देखिए यहां 2 हाइड्रोजन यहां लगे 2, और तो कहीं लगे नहीं, CH3 हो गया, ये 2 और 1 3, CH3, ये 2 हो गए। यहां आपके 2 हाइड्रोजन लगे 2 और 12, कितने हो गए? 14, 14 लगा दीजिए। आयोडीन कितने? 14, 7 कर दीजिए, 7 I2, 14 हो गए, ठीक है। दूसरी रिएक्शन ग्लूकोज CHO, CHOH का होल 4, CH2OH, पेंटा एसीटिल, एसीटिल का मतलब आप एसीटिल क्लोराइड से क्रिया करा दीजिए, 5 अणु ले लीजिए, HCl निकल गए, HCl, इसी प्रकार HCl निकल जाएंगे, ठीक है। तो H के स्थान पर आप क्या लगाओगे? COCH3, CHO, CHO और HCl तो निकल गया, तो अब क्या लगेगा? O के साथ COCH3, COCH3 कितने? 4, CH2O, देखो CH2O, O लग गया, H हट गया, HCl लगा दो, COCH3 प्लस का 5 HCl, ये बन गया आपका पेंटा एसीटिल ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? एसीटिल क्लोराइड, ठीक है। तीसरी रिएक्शन फिर ग्लूकोज को लिखें CHO, CHOH का होल 4, CH2OH, कहता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन बनाना है। साइनोहाइड्रेन का मतलब है आप क्रिया कराइए हाइड्रोजन साइनाइड से, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो H प्लस होता है और Cn माइनस होता है। इसमें ये एल्डिहाइड समूह है CHO, तो समझाने के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, डबल बॉन्ड O H, ये बॉन्ड तोड़िए, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस होता है, ये माइनस, बस प्लस माइनस को जोड़ना है तो जोड़िए, CH, सिंगल बॉन्ड O,
भाई एक बॉन्ड तो टूट गया, एक बॉन्ड से O जुड़ा है, O माइनस है, माइनस से कौन जुड़ेगा? प्लस। और कार्बन पर क्या था? प्लस, और प्लस से कौन जुड़ेगा? माइनस वाला Cn, नीचे का ज्यों का त्यों। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ये हो गया। चौथी रिएक्शन है, क्या बनाना है? ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है। तो देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। चौथी है ग्लूकोज CHO, CHOH का होल 4 CH2OH। अब आप इसकी क्रिया किसी भी दुर्बल आक्सीकारक से करा दें। दुर्बल आक्सीकारक आप ब्रोमीन जल से करा सकते हैं, आप टॉलेन अभिकर्मक से करा सकते हैं, आप फेहलिंग विलयन से करा सकते हैं, जिससे आपकी अच्छा हो। हमने टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया कराई, तो टॉलेन अभिकर्मक एक दुर्बल आक्सीकारक है, तो केवल CHO को बदल देगा COOH में, बाकी का ज्यों का त्यों। प्लस का 2Ag, ये क्या बन गया आपका? रजत दर्पण। ये टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है, ये ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। तो इस प्रकार से ये सभी अब क्रियाएं हो गई। तो ये 5वें का घा भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये पढ़ाई वीडियो से अच्छी समझ में आई होगी और आपको इसमें परीक्षा में भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो पढ़ाई में अगर आपको क्वालिटी समझ में आए और आपको लगे कि हाँ हमको समझ में भी आ रहा है और पढ़ाई में हेल्प हो रही है, तो कृपया वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।